वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे ईद के तीसरे दिन आवाम के लिए तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर इतलाक रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी अवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी गई। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कीमतें कम हो चुकी हैं। ईद के तीसरे दिन अवाम के लिए तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी की गई। और उधर अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान, बहरी नाकाबंदी खत्म करने का फैसला। बोले, आबने हुर्मुज को फौरी खोलना होगा। हमारी शानदार और बेमिसाल बहरी नाकाबंदी अब खत्म की जा रही है। आबने हुर्मुज में रुके जहाज अब वापस घर जाने का अमल शुरू कर सकते हैं। बहरी आमदोरफ्त के लिए बगैर किसी टोल या पाबंदी के रास्ता फराहम किया जाएगा। तमाम बारूदी सुरंगें अगर मौजूद हैं तो खत्म कर दी जाएंगी। ईरान बाकी सुरंगों को फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। ईरान की अफसोदा यूरेनियम अब अमेरिका निकालेगा। अमेरिका तबाह की गई पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट निकालेगा। ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और इश्तराक से ये काम होगा। न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर तबाह कर दी जाएगी। ईरान को रजामंद होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार या बम नहीं बनाएगा। इससे कबल फॉक्स न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमेरिका के पास हैं। बातचीत में वाशिंगटन को मुकम्मल बरतरी हासिल है। मुआहिदा हमारे हक में ना हुआ तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन दोनों ममालिक मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। जंग बंदी के तोसी के मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई। ये नहीं बता सकते ट्रम्प ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। दोनों फ्रीकैन में शराइत पर तबादला ख्याल हो रहा है। उम्मीद है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर ट्रम्प मुआहदे की तोसी की पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए मौसर और मुस्बत किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान में उनका कहना था, खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी तरजीह है। ईरान तमाम उमूर पर बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाहां है। मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात का फरोग खित्ते में इस्तेकाम के लिए जरूरी है। ईरानी सदर की मलाइशिया और पाकिस्तान के वज़राए आज़म से गुफ्तगू। अमेरिका ईरान से गैर मामूली नौइयत की रियायतें लेने में कामयाब हो चुका है। अभी कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। व्हाइट हाउस के नायब चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात की निगरानी खुद सदर ट्रम्प कर रहे हैं। ईरान से मुतालिक आखिरी फैसला भी वही करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के अलावा ईरान ने कई दीगर रियायतें भी मंजूर की। ईरान अमेरिका डील फाइनल हो गई। अमेरिकी मीडिया का दावा, CBS न्यूज के मुताबिक MOU पर सदर ट्रम्प के दस्तखत होने हैं। ईरान के साथ नए मुआहदे की हतमी मंजूरी सदर ट्रम्प देंगे। अमेरिकी हुकाम डील पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया। ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भरी। अमेरिका ने अमन मुआहदे का मुसवदा इसराइल और दीगर ममालिक के साथ शेयर कर दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ को तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदियां नरम की जाएंगी। तेहरान को मुंजमद असासों कीमत में $12 अरब तक रसाई दी जा सकती है। 30 दिन के अंदर आबना हुर्मुज़ में तिजारती सरगर्मियाँ जंग की पहली की सतह पर बहाल हो जाएंगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर 60 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज किया जाएगा।
नाज़रीन अभी आपको बराह रास्त वाशिंगटन में लिए चलेंगे जहां पे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तवक्को है। दूसरा जो था उसके बाद प्राइम साहब की बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे 24 को उनकी इस बिजनेस फोरम के बाद एमओयू साइनिंग हुई वहाँ पंजाब और वो प्रोविंस का सिस्टर सिटी जैसे कह रही है सिस्टर प्रोविंस वो साइन हुआ और इसी के साथ वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च के हवाले से वो 2 एमओयू साइन हुए जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद जो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस जो था B2B उसमें मैंने जो फंड्स किया 250 फिर पीएम साहब की अपनी मीटिंग्स थी क्योंकि हमने फिर उसको डिवाइड करना था 24 ये आपको पता होगा तो इट इज 75th डिप्लोमेटिक हमारी एनिवर्सरी है चाइना के साथ 75वां साल है 21 मई को हुआ मुकम्मल कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन चलते 76 साल पहले 21 मई को शुरू हुए थे आपस में तो 21st में 1951 तो वो उस हवाले से प्रिपरेटरी मीटिंग में जनवरी में 4 जनवरी को मैंने विजिट किया था तो हमने ये फैसला किया था पूरा साल हम ये जो सेलिब्रेट करेंगे पूरे साल इस 75th एनिवर्सरी को पाकिस्तान में भी सेलिब्रेशन होगी वहां भी होगी और इसके अलावा हमने जो 75 साल का लोगो है वो 25 मार्च की उसको भी हमने रोल आउट किया तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट में अपना कई एक्टिविटीज हुई इसी हवाले से पाकिस्तान में 21 मई को भी एक फंक्शन हुआ जिसमें उनके जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उनके वाइस चेयरमैन तशरीफ है पाकिस्तान में पार्लियामेंट के और स्टैम्प यादगारी स्टैम्प और एक पॉइंट ये दोनों पाकिस्तान में सजीना होटो में एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनॉग्रेट जो सेलिब्रेट करेंगे पूरे साल इस 75th एनिवर्सरी को पाकिस्तान में भी सेलिब्रेशन होगी वहाँ भी होगी और इसके अलावा हमने जो 75 साल का लोगो है वो 31 मार्च में उसको भी हमने रोल आउट किया तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट में अपना कई एक्टिविटीज हुई इसी हवाले से पाकिस्तान में इसमें को भी एक फंक्शन हुआ जिसमें उनके जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उनके वाइस चेयरमैन तशरीफ लाए पाकिस्तान में पार्लियामेंट के और स्टैम्प यादगारी स्टैम्प और एक पॉइंट ये दोनों पाकिस्तान में सजीना होटल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनॉग्रेट किया और एक चाइनीज पार्लियामेंट के जो वाइस चेयरमैन उन्होंने किया तो उनका जो सिस्टम है आप सबको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो फुल कैबिनेट मेंबर होता है और वो पूरे ममालिक के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज रहते हैं वो मसलन पाकिस्तान के साथ अगर हैं तो सब पार्टीज के साथ एंगेज रहते हैं तो उन्होंने एक यानी रखा हुआ था प्रोग्राम 24 तारीख को इसके पर हमें चंद करने के लिए वो प्रॉब्लम थे जहाँ वो पहुंचे और मुझे और आसिफ बात साहब हम बीजिंग चले गए क्योंकि प्राइम साहब ने शाम पाना था तो वो वेरी काइंड उन्होंने मुझे कई महीने पहले उस प्रोग्राम के लिए मुझे चीफ गेस्ट नॉमिनेट किया हुआ था तो उसमें पाकिस्तान की मेजर 12 पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइट किया हुआ और उसमें तकरीबन ओवर 100 पार्टिसिपेंट्स थे और उनके अपने भी जो है जो फॉरेन ऑफिस से और दूसरे जो रेलेवेंट लोग हैं वो भी आए हुए थे तो जैसे मैंने किया कि ये IDCPC से कहते हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तो वो पाकिस्तान के हाथ में वज़ीर साहब की तरफ से वो ड्यूटी मैंने वहाँ दी और वो करीबन 4.5 घंटे की वो सारी थी उसमें जो हमारा सीपेक का फोरम है पॉलिटिकल पार्टी के साथ सबसे बात करते हैं और हमारा जो म्यूचुअल मैकेनिज्म है उसके ऊपर तो वो हमारी कलेक्टिव हमारा पॉलिटिकल पार्टीज और IDCPC और मैं पास
ہم نے وہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے PMLN کے ساتھ لگا ایک چھوٹی میٹنگ کی اور ایک ہم نے MOU سائن کیا. شور باقی پارٹیوں کی ان سے پولیٹیکل کوآپریشن کا MOU ان کے بھی سائن ضرور ہوتے ہوں گے. لیکن جو مین ایونٹ تھا وہ سب کا کرتا تھا جس کو مجھے چیئر کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا وہ چیئر کرنے کے لیے ان کے اپنے منسٹر جو کے ساتھ. اس کے بعد ہماری جو میجر نیکسٹ ڈے جو ایکٹیویٹیز تھی وہ پریمیئر لیگ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ تھی اور وہ تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ تک ہوئی تھی میٹنگ تھی. اس کے بعد بینکوٹ تھا اور وہ کافی ڈیٹیل میں تمام چیزیں تھیں. اس کے بعد تھوڑا سا گیپ تھا اور پھر اپنا میئر صاحب نے ریپلے کرنی تھی ان کے جو وارڈ میں جو لوگ ان کے ہوئے ہیں شہید کرنے کا جو مرے ہوئے ہیں جو ان کے ہیروز تو وہ وہاں. اس کے بعد جو پریزیڈنٹ میٹنگ واز مین میٹنگ اس کے 25 کو نذیر صاحب کے ساتھ. اور یہ جو میٹنگ تھی اس میں 2 حصے تھے. ایک ڈیلیگیشن لیول میٹنگ تھی اور ایک ڈسٹرکٹ میٹنگ تھی. تو جو ڈیلیگیشن لیول میٹنگ تھی وہ ہمارا پورا ڈیلیگیشن کئی منسٹر پرائم صاحب خود فیلڈ مارشل صاحب میں اور جو اس کی ایک ڈسٹرکٹ میٹنگ تھی اس میں میں اور فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہمارے اور ان کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ مسٹر واقعی تھے. تو بڑی ہماری بڑی اچھی دوستانہ ماحول میں اور بہت ہی یعنی آگے ہم نے کیسے مزید جانا ہے CPEC 2.0 کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, طرح ہائی ویز پہ کیسے کام ہونا ہے, لائیولیہوڈ پروجیکٹس, ایگریکلچر, IT, AI, ان تمام چیزوں کے اوپر بڑی صحت حاصل انڈرسٹینڈنگ ہوتی. آپ نے جو جوائنٹ اعلامیہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا. تو اس کے علاوہ فیوچر میں ہم نے اسپیشل اکنامک زون, انڈسٹریل پارکس کے حوالے سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ, تو یہ بہت ہی سسٹینڈڈ وزٹ تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی, جو کہ میں اپنے کاؤنٹر پارٹ ہے اور مسٹر واقعی ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ ویری سکسیسفل وزٹ آف پرائم منسٹر شہباز شریف in China. تو الحمدللہ جو سارا جو کنکلوڈ ہوا تو اس شام میں یا رات میں 6 سے 10 ساڑھے 9 تک 75th جو ہے اینیورسری کی سیلیبریشن تھی. تو مجھے 26 کی صبح UN سیکورٹی کونسل میں مجھے ڈیبیٹ تھی, اس کے لیے مجھے یہاں پہنچنا تھا اور میں پھر وہ رات وہ ایونٹ میں بھی اٹینڈ کر سکتا تھا. تو فلائٹ کوئی 7 ساڑھے 7 تھی, ایونٹ میں 6 بجے شروع ہو کے 9:30 ختم ہونا تھا اور اس وقت تک تو میں ایئرپورٹ 6 بجے کے لیے نکلنا تھا میں نے. تو میں وہ اجازت سے قیام کی. تو میں پھر 25 کی رات کو مڈ نائٹ کے قریب میں نیو یارک پہنچ گیا تھا. تو 26 کی صبح اسٹیڈیم پہ ویٹ تھی اور جس کو چائنا کے پاس اس مہینے پریزیڈنسی آپ کو یاد ہو اسی طرح ہمارے پاس صدارت تھی. تو میں 3 دن آ کے اپنا ایک دن منسٹریل ڈیبیٹ جس کے بعد ہوتی ہے وہ کرتا نہیں ہے. ایک وہ تھی, ایک ہم نے OIC اور UN کو کیسے نزدیک کیا جا سکتا ہے, اسٹرینتھ ٹو بانڈنگ دوسری وہ تھی, اور تیسرا اسٹیل کے اوپر ڈیبیٹ تھی. 3 دن UN سیکورٹی کونسل پاکستان کی طرف سے میں نے صدارت کی تھی پچھلے سال. اسی طرح عوام صاحب کی 26 اور 28 2 دن انہوں نے صدارت کرنی تھی. ایک جو منسٹریل ڈیبیٹ تھی اور دوسری 28 کو گروپ آف فرینڈز اینڈ کریٹ فار گلوبل گورننس. اس حوالے سے پریزیڈنسی کا بہت بڑا انیشیٹو ہے گلوبل گورننس انیشیٹو. اسی کے لائٹ میں چائنا میں اس کو یہ جو ہے ایک گروپ بنایا ہوا ہے تقریباً اوور 1 ایئر. تو اس کی میٹنگ تھی. اس میں جو منسٹریل ڈیبیٹ تھی اس میں 106 ممالک نے حصہ لیا, 1 سیکرٹری جنرل صاحب, 15 پرماننٹ ممبرس اور 90 دوسرے ممبر جو کہ UN کے ممبرس ہیں they are not member of Security Council. وہ میٹنگ بیسیکلی UN Security Council کی. تو الحمدللہ پاکستان
ایک طرف سے میں نے اس میں پاکستان کی نمائندگی کی. اپنا سیکرٹری جنرل کی ڈیوٹی کے بعد پہلی جو تقریر تھی وہ سب صدارت کر رہے ہیں, وہ اپنا کنٹری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ ریزیوم کر دیتے ہیں پریزیڈنٹ کرنے کو ڈیوٹی کو. تو جو پہلی تقریر تھی پاکستان کے بیان پہ مجھے وہ موقع ملا, 106 ممالک کے چائنا کے بعد میں دوسرا تھا, اور اس میں ہم نے کافی جو افواہیں پبلش کر رہی ہیں کہ جی پاکستان کو کہہ دیا کہ اور کا حصہ بنے, اس طرح کی چیزیں. اور یہ ویری کلیئر ہے کہ پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ پاکستان جب تک فلسطین ریکگنائز نہیں ہوتا اور فلسطین جو ہے وہ pre-1967 ماڈلز اور اس کے ساتھ کل تشریح اٹس کیپٹل, تو یہ پاکستان کی اسٹیٹ فارم پالیسی ہے, گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ اینڈ ایئر آفٹر ایئر. اس میں کوئی لیسن نہیں, کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن اور بہت زیادہ کوشچنس اور ہمیں کوئی آ رہی ہے گورنمنٹ آفس میں. تو میں نے اس کے جو ساتھی لوگ تھے جنہوں نے میری اسپیچ سنی ہو جو کہ پاکستان میں بھی ایئر ہوئی, تو اس میں ہم نے اپنی پاکستان کی پوزیشن کو الحمدللہ ہم نے بڑا کلیئر کر دیا. تو اس کے بعد جو 28 کا تھا اس میں بھی ہم نے آل ٹرانسپیرنسی فار گورننس ٹو ورک ٹوگیدر, کیونکہ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے وہ کافی کمزور سب کہتے ہیں جو تجربہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں بہت کمزور ہو گئے. جو وہاں کے ریزولوشن ہیں جو امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک, تو چاہے وہ جموں اینڈ کشمیر کی ریزولوشن ہو یا فلسطین کی ہو, اس پہ دہائیوں بنا ہو تو کوئی ایکشن نہیں ہے. تو ہم دو چیزیں جو کہ اللہ نے ہمیں 182 ووٹوں کے ساتھ 2012 میں ہمیں 130 ووٹوں کے ساتھ 182 ورسز 5, تو ہم جب پہلی جنوری 2025 سے اس کے ممبر بنے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں ریفارمس کے لیے. اور جموں اینڈ کشمیر میں نے اسٹیٹمنٹ میں پہلے بڑے اس کی پوزیشن بھی دوبارہ یاد کرایا دنیا کو کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو بھولنا چاہیے, اس کو اس کا حل ہونا چاہیے. یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے مطابق کشمیری عوام کی سیلف ڈٹرمنیشن رائٹس کے مطابق یہ ان کے خواہشات کا مسئلہ ہونا چاہیے. فلسطین کو بھی جو کہ یہ جب سے کانفلکٹ شروع ہوا ہے کچھ چیز کو اس پہ بھی آ جاتا ہوں, تو اس پہ بھی میں نے وہاں اپنی پاکستان کے بہار پہ اپنی جو ہے بادشاہ کی. اس کے علاوہ یہ جو دو اپنا ایونٹ اور تھے 27 کو چونکہ عید الاضحیٰ تھی اور کمیونٹی امہ کے نئے ممالک نیو یارک میں, مجھے تو لوکیشن کا بھی نہیں پتا جو مسجد تھی لیکن کافی نیشنلسٹ تھی, تو وہاں پہ میں نے فیصلہ اعظم اقتدار صاحب اور ٹیم کے ساتھ نماز پڑھی, لیکن اس دن ہمارا کمیونٹی کے ساتھ پیاس والا بڑا انٹریکشن تھا. اس میں کئی ساتھیاں بیٹھے ہوئے جو موجود تھے اور وہ ایک ٹیگ اور دوسرے لوگوں نے مل کے وہ کیا تھا. اس میں بڑے کھل کے باتیں ہوئی اور انہوں نے شیئر کیا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کدھر تھا, کدھر ہے اس 2 سال میں. تو ساری تفصیل جو ہے وہ ایک دو ہمارے بہت ہی نہایت قابل احترام جو صحافی تھے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم جا کے رپورٹ کر دیں. ان کو ہم نے بڑی گزارش کی, دیکھنے کون مسکرا رہا ہے مجھے پتہ چل جائے گا, ہم نے کہا ابھی نہ کریں, لیکن انہیں پھر بھی تھوڑی بہت اتنا تو رائٹ ہوتا ہے. تو ہمارا جو الحمدللہ جو 3 دن کا 26, 27, 28 کا جو ٹرپ تھا جو یو این کے ریلیٹڈ تھا مینلی, وہ الحمدللہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی میں کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا. اس سارے پروسیس میں جو سائڈ لائن پہ جو میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بائیلیٹرل میٹنگ جو صاحب نے میری رہنمائی کی وہ الحمدللہ 12 تھی. ڈیلیگیشن لیول کے اوپر جو میٹنگ تھی اس میں آذربائیجان, بحرین, کیوبا, چیک ریپبلک, کولمبیا, کوسٹاریکا, پورچوگل, ترکمانستان تھے. اور جو یہ ڈیلیگیشن ہے جو میری بائیلیٹرل 4 کنٹریز ہوئی وہ کمبوڈیا, انڈونیشیا, پاناما اینڈ یورپ.
تو یہ جو ہے یہ 12 میٹنگ تین دن کے اندر یہ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے صاحب سے بڑی تفصیل سے ملے اور وہ بہت اپریشیٹڈ تھے. وہ اس 28 فروری سے جب سے کانفرنس شروع ہوا ہے میرے ساتھ رابطے میں ہے. پاکستان سے مجھے میری ان کی بات ہوتی رہتی ہے ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. تو وہ پاکستان الحمدللہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ سیکرٹری جنرل صاحب کی جو میٹنگ تھی وہ اس 12 میٹنگ کی علاوہ تھی. اور پھر اسی طرح جو ان کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں امینہ وہ ان سے بھی اس کے علاوہ میٹنگ وغیرہ ہوئی. تو آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مانتا ہے حق میں کسی ساتھ خدا دی، اور جو ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان ایک ڈپلومیٹک آئسولیٹڈ کنٹری ہے 2-3 سال پہلے، وہ آج الحمدللہ پاکستان جس کو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے وہ آج پیس کی اسٹیٹ بن چکی ہے. اس ریکگنائز گلوبلی ایز پیس میکنگ اسٹیٹ. اور اسی طرح جو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات کرتے تھے آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کہاں کہاں اپنے ملک کے خاطر جاتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کو آپ نے دیکھا، آپ نے نوٹس تو ان کی پروفیشنلس کے علاوہ اور اس پروسیس میں ہم جو اس انطالیہ سعودیہ قطر تھے اور وہ بحران تھے. تو یہ ایک جو کلیکٹیو ایفرٹ پاکستان کی طرف سے لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو دنیا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کامیابی عطا کریں گے. میں چاہتا ہوں تو میرا اوریجنل پلان تھا کہ میں چونکہ سیکرٹری روبیو 23 سے 26 ان کا ساؤتھ ایشیا کا دورہ تھا، تو میں نے امبیسڈر رضوان صاحب کو 10 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایگریمنٹ کیا ہوگا یونٹ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی UNGA کی سائڈ لائن کی سپٹمبر میں جب سے پہلے آئے تو پھر ابھی تو وہ خود 26-27 کو آئے. تو جو بھی میں نے لینڈ کیا 25 کو تو مجھے رات تھے، پھر انہوں نے مجھے میسیج کیا کے ذریعے کہ بات کرنی. تو میں نے ان سے بات کی کرنا پڑی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میسیج یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں تو یا پھر 2:30-3 بجے آ جائیں تو وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہو جائے گی ہماری، یا پھر 29:10 بجے آئیں. کیونکہ میں کمٹمنٹ میری تھی 26-27-28 کی، اور میں 3-3:30 سے پہلے وہاں سے بھی جا کر پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ 29 کو صبح میں بہتر. تو پھر کل وہاں سے فارغ ہو کے پھر میں رات کے یہاں پہنچ گیا تھا، اور آج صبح ہمارے 10 بجے ایز ہماری میٹنگ سیکرٹری روبیو سے میرے ساتھ سفیر صاحب بھی تھے اور تمام ہماری جو سینئر ٹیم ہے مشن میں ایمبیسی میں اور سیکٹر DC میں وہ بھی ساتھ تھے. تو بڑی کارڈیل میٹنگ ہوئی. انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا پاکستان کے رول کو. ہم نے ان کو یہ اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں ہم نے بات شروع کی تھی سینیٹر کیری کے اس وقت 27 فارن منسٹر اور میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا. تو ہمارا ہائی لیول اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا تھا 2016. اس وقت امبیسڈر رضوان صاحب بھی جونیئر پوزیشن میں یہاں تھے. تو میں نے ان کو یہ پاکستان کی طرف سے یہ آئیڈیا دیا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ آرٹ گروپس ہیں. کسی کی پچھلے 5 سال میں 2 میٹنگ ہوئی ہیں، کسی کی 1 ہوئی ہے، کسی کی 3 ہوئی ہے. وائی ناٹ بی ہیو اے ہائی لیول اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہمارا فورم ہے اس کو ریوائو کریں 10 سال ہو گئے، اور اس کے نیچے یہ ورکنگ گروپ بن جائیں گے تاکہ یہ ریگولر مانیٹرنگ یہ اسی طرح کا سسٹم ہمارا آلریڈی موجود ہے دوسرے 1-2 ملکوں کے ساتھ. ترکی کے ساتھ ہمارا یہ سسٹم ہے جس میں قابل شباز شریف اور پریزیڈنٹ طیب اردوان اس کے ہیڈ ہیں. لیکن نیچے جو ورکنگ لیول سے جوائنٹ کمیشن جو ہے کرتے ہیں وہ میں اور میرے بھائی خان صاحب کرتے ہیں، اور اس کے نیچے 11 ورکنگ گروپس ہیں. تو انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیو بھی دیا. اور اس کو انشاءاللہ دیکھیں کہ بھی جو ہماری جو اس وقت جو ملٹی لیٹرل جو میٹر چل رہے ہیں ایون میں اس کی بھی اچھی ڈسکشن ہوئی. بائیو اپنے طالبات کو بڑھانے کی، بزنس بڑھانے کی، ٹیرف کے اوپر
Energy Corporation, Mahindra, we had comprehensive meeting, and I must thank Secretary Rubio और उनकी टीम के बहुत ही cordial meeting थी. मेरी जो टीम है led by Ambassador Rilwan साहब, they were quite satisfied and happy with the meeting. तो conflict के ऊपर मैं बहुत लिमिटेड बात कर सकूँगा, लेकिन वहाँ मेरी बात हुई है. पाकिस्तान का रोल सेट के लिए अप्रिशिएटेड. अभी आप अमेरिका को देख लें, जितना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देख लें, आप साउथ एशिया को देख लें, आप मिडिल ईस्ट को देख लें, आप जीसीसी को देख लें, आप जिसको भी आप देखेंगे वो आपको नजर आएगा. नाज़रीन, वाशिंगटन में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद उल अज़हा के मौका पर सियाचिन के बर्फपोश महाल से पाक फौज के जवानों ने कौम के नाम खुसूसी पैगाम जारी किया. ईद उल अज़हा के मौका पर दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार महाल सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार और मुस्तैद हैं. सियाचिन के दुश्वार गुजार पहाड़ों पर मौजूद पाक फौज के बहादुर जवानों ने अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुसूसी मुबारकबाद पेश की. पाक फौज के जवानों ने ईद उल अज़हा के मौका पर पैगाम में कहा कि जब पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही होती है तो हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त चौकस हैं. सख्त सर्दी, ठंडी हवाओं और बर्फपोश बुलंद पहाड़ों के दरमियान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं. मजीद उनका कहना था कि ईद कुर्बा हमें इसार, कुर्बानी और मादरे वतन पर जान निछावर करने का दर्स देती है. हमें सब्ज़ हिलाली परचम की हुर्मत जान से बढ़कर है. दुश्मन की हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा. सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक. हम सख्त सर्दी, तेज बर्फानी हवाओं और बुलंद पहाड़ों के दरमियान अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं, ताकि पाकिस्तान का हर शहरी आजादी से ईद मना सके. आपकी दुआएं हमारी ताकत, आपकी मोहब्बत हमारा हौसला है. अल्लाह ताला हम सब का हाफिज व निगहबान हो. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. ISPR ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान की लासवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है. पाक फौज के शोबे ताल्लुकात अमन ने आलमी यौम अमन दस्ता 2026 पर पाकिस्तान का ब्लू हेलमेट्स को सलाम पेश किया है. ISPR के मुताबिक 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन मिशंस में खिदमात अंजाम दे चुके हैं. अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में 138 पाकिस्तानी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया. पाकिस्तानी अमन दस्ते कांगू, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीका जमहूरिया में खिदमात अंजाम दे रहे हैं. ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट्स फौजी ऑपरेशन समेत इंसानी इमदाद में भी पेश हैं. जदीद जंगी हालात में अमन दस्तों को साइबर खतरात और मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है. इन्वेस्ट इन पीस 2026 का मरकजी पैगाम अमन के लिए इज्तिमाई सरमायाकारी नागुज़ीर करार है. ISPR का मजीद कहना था कि आलमी अमन, इस्तेहकाम और इंसानी खिदमत के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा नुमाया रहेगा. पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है. नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का आगाज़ कल से रावलपिंडी में होगा. ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई. पहला वनडे रावलपिंडी जबकि दूसरा और तीसरा मैच लाहौर की कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान अपने 1000वें वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा. कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी अच्छी तैयारी है. टीम को जितवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे. मुल्क के लिए हमेशा जान लगाएंगे. हमारे लिए हर खिलाड़ी अहम है. बाबर आजम ने PSL में अच्छी कारकर्दगी दिखाई. उम्मीद है बाबर आजम इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे. दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी टीम के कप्तान जोश इंग्लिश बोले, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज अहम है. सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए सलाहियतें दिखाने का अच्छा मौका है. हमारे पास काफ़ी तजुर्बा खिलाड़ी मौजूद हैं. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को किसी तरह की बर्तरी हासिल है. पाकिस्तान की कंडीशंस को जल्द समझना होगा. पाकिस्तान में खेलकर हमेशा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं. पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे और मेहमान नवाज हैं.
नाज़रीन, खानेवाल में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया, जहाँ कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाया जा रहा है। सोसाइटी के रज़ाकारों ने खानेवाल और गिरदोनवाह के दूर दराज बस्तियों में गरीब, नादार और सफ़ेद पोश खानदानों तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया ताकि ईद की खुशियाँ सब में बराबर तकसीम की जा सकें। इस मौका पर सोसाइटी अहदेदारान का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत ही उनका मिशन है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। टंडोल अयार के वार्ड नंबर 15 की गलियां बुनियादी सहूलियात से महरूम, गंदगी के ढेर और नालों की सफाई न होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। इलाका मकीनों ने कहा, मुंतखब नुमाइंदे इंतखाबात के बाद मसाइल हल करने के बजाय गायब हो चुके हैं। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए और गलियों की तामीर व मुरम्मत करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद ने ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ शहीद कांस्टेबल अमीर हुसैन के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त। DPO ने शहीद की वालिदा को ईदी और मिठाई भी पेश की। उनका कहना था, पुलिस के शोहदा महकमा का फख्र है और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि महकमा पुलिस शोहदा के खानदानों के साथ हर मुश्किल घड़ी में रहेंगे। नसीराबाद में FC विंग 114 ने आग से मुतासरा खानदानों की मदद करके इंसान दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। FC विंग 114 के कर्नल की हिदायत पर SM इकरामुल्लाह ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए मुतासरीन में खैमे, राशन, बर्तन और दीगर घरेलू सामान तकसीम किया। मुतासरा खानदानों ने मुश्किल हाल वक्त में ताउन पर FC विंग 114 का शुक्रिया अदा करते हुए इस इक़दाम को इंसान दोस्त की बेहतरीन मिसाल करार दिया। मांगा मंडी में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी LWMC के वर्कर्स शदीद गर्मी के बावजूद सफाई के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मांगा मंडी में कुर्बानी के जानवरों की अलाइशियों और वेस्ट को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए LWMC का सफाई ऑपरेशन जारी रहा। शदीद गर्मी और तपती धूप के बावजूद सफाई वर्कर्स गली मोहल्लों और मरकजी शाहराहों से अलाइशियों और कचरा उठाते रहे। खानेवाल के इलाका में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। फायरिंग के तबादले के दौरान अपने ही साथियों की गोलियों से 2 मुल्जिमान जख्मी हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके रेस्क्यू 1122 के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी मुल्जिमान की शिनाख्त वसीम वल्द गुलाम मोहम्मद और साजिद उर्फ बिल्ला के नाम से हुई, जबकि 3 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हुए, जिनकी तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। उकाड़ा में मेन GT रोड पर रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। हादसे में खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरिफवाला में ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की अलाइश ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। मजीद जानते हैं जाकिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की अलाइश ठिकाने लगाने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी का खुसूसी ऑपरेशन जारी है। गली मोहल्लों को तफन से पाक रखने के लिए सुथरा पंजाब की खुसूसी टीमें मुतहरिक हैं। सुथरा पंजाब इंतजामिया के मुताबिक तहसील भर में 1200 से ज्यादा वर्कर और 300 से ज्यादा गाड़ियां ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ हमारी 300 से ज्यादा मशीनरी, हमारे 1200 से ज्यादा जो हमारा स्टाफ है और हमारे मुख्तलिफ जो 32 जगहों पे हमारे फैसिलिटेशन सेंटर हैं, अवेयरनेस कैंप्स हैं, उन पे भरपूर तरीके से जो है हम लोग मतलब के ग्राउंड में मौजूद हैं। जो पब्लिक है उनसे ये गुजारिश है कि तमाम लोग जो है वो जो हमारी अलाइशें हैं जानवरों की, उनको अपना डिग्रेडेबल बैग्स में डाल के जो हमारे सुथरा पंजाब की टीम है उनके हवाले करें। शहरियों की जानिब से ईद कुर्बान के मौके पर हुकूमती इक़दामात और सुथरा पंजाब की कारकर्दगी को भी बेहद सराहा जा रहा है। लाशें कहीं नजर नहीं आ रही, अच्छी सफाई है, मतलब कोई किस्म की कोई बदबू नहीं, कोई गंदगी नहीं है। अच्छे तरीके से सफाई करें, अच्छे तरीके से काम करें, जहाँ पे कॉल आती है फौरी पहुँच जाते हैं। ईद उल अज़हा पर जारी खुसूसी सफाई ऑपरेशन न सिर्फ माहौल को आलूदा होने से बचाने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि सुथरा पंजाब विजन को भी अमली शक्ल दे रहा है।
नाज़रीन, कसूर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी ईद की रौनकें अरूज पर रहीं। शहरियों ने घरों में मुख्तलिफ लजीज पकवान तैयार किए, जबकि बच्चों और फैमिलीज ने तफरीह के लिए पार्कों और तफरीही मकामात का रुख किया। रिपोर्ट करेंगे आशिक जावेद। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज कसूर शहर खुशियों से महक उठा। शहरियों ने घरों में बारबेक्यू, कढ़ाई कोरमा और दीगर मजेदार पकवान तैयार किए और अहले खाना के साथ ईद का खूब लुत्फ उठाया। खानों से फरागत के बाद बड़ी तादाद में फैमिलीज ने बच्चों के हमरा पार्कों और तफरीह मकामात का रुख किया, जहाँ बच्चों की खूबसूरत शरारतें, झूलों की रौनक, रंग बिरंगे लिबास ईद की खुशियों को दुबाला करते रहे। मैं कहना चाहती हूँ, मैं इस चील बाग वाली पार्क पे आई हूँ, मुझे बहुत मजा आया। मैंने ट्रेन पे झूले लिया है और ड्रैगन फ्रूट पे लिया, हमने इतना कुछ खाया, मजा आया। आइसक्रीम खाई है, फिंगर चिप्स खाई है, झूले लिए, सब कुछ किया। पार्क ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਫੋਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ जरा शौक ना घूमने फिरने। पार्कों में आने वाले शहरियों का कहना था कि ईद कुर्बान सिर्फ कुर्बानी का त्यौहार नहीं, बल्कि ये अपनों के साथ खुशियां बांटने और खूबसूरत यादें बनाने का भी मौका है। बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों, झूलों से खूब लुत्फ उठाया, जबकि फैमिली खुशगवार मौसम में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती दिखाई दी। कसूर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज शहरी ईद की खुशियों से भरपूर लुत्फ अंदोज होते रहे, जबकि बच्चों की मुस्कुराहटें, पार्कों की रौनकें ईद को खूबसूरत रंग बखेरती रही। कैमरा टीम के साथ सरदार जुवेदा शुक्रोगर, टीवी टुडे कसूर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।